नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आज देश में लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण है। सुबह 7 बजे से 57 संसदीय क्षेत्रों पर वोटिंग जारी है। इसके अलावा कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मतदाताओं, खासकर महिलाओं और युवाओं से लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा है कि आज 2024 के लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, इसलिए मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान किया है। मुझे उम्मीद है कि युवा और महिला मतदाता रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ प्राइम टीवी भी ये अपील करता है कि जनता घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि लोकतंत्र के 80 दिनों के इस महापर्व का ये आखिरी पड़ाव है, जो आज 7वें चरण का मतदान चल रहा है पूरे प्रदेश में और देश के 57 लोकसभा सीटों पर। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि आज जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें बिहार की 8 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, यूपी की 13, पश्चिम बंगाल 9, पंजाब के सारी लोकसभा सीटों 13 सीटों पर मतदान चल रहा है, उड़ीसा में 6, चंडीगढ़ 1 और झारखंड के 3 सीटों पर मतदान चल रहा है। आपको अपडेट कर देते हैं। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 28.02% मतदान हो चुका है 11 बजे तक। गाजीपुर में 27.55, घोसी में 27.67%, महाराजगंज में 29.66%, मिर्जापुर में 29.54%, रॉबर्ट्सगंज में 28.09% का मतदान हो चुका है। जहां तक बात की जाए वाराणसी की 26.13%, बलिया में 27.81%, बांसगांव की बात कर ली जाए तो निश्चित तौर पर बांसगांव में भी मतदान का प्रतिशत अमूमन इतने ही आसपास देखने को मिल रहा है। 28.30% मतदान हुआ है। देवरिया में 28.18% का मतदान हो चुका है। यानी कुल मिलाकर के मतदाता घर से निकल रहे हैं। अभी तक ये रुझान साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। गाजीपुर में 27.55%, तो कुल मिलाकर के मिर्जापुर में 29.54%, रॉबर्ट्सगंज में 28.09% मतदान हो चुका है, सलेमपुर में 27.04% मतदान हो चुका है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 26.13% मतदान होने की सूचना है 11 बजे तक। अब अगर पूरे देश की बात कर ली जाए तो बिहार में 24.25% मतदान हो चुका है। औसतन जो मतदान का प्रतिशत पूरे देश से निकल करके सामने आ रहा है उसके मुताबिक अमूमन 25% के आसपास प्रतिशत साफ तौर पर देखा जा रहा है। अभी भी अगर देखा जाए तो उम्मीद के मुताबिक मतदाता घर से नहीं निकल रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि गर्मी की तपिश अपने जगह पर है और औसतन 45 डिग्री सेल्सियस पारा हर जगह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 7वां और आखिरी चरण का जो मतदान है इसको लेकर के सियासी घमासान पे आप देख सकते हैं जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। गोरखपुर में इन्होंने वहां पर गोरखनाथ कन्या विद्यालय में मतदान किया है। जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में मतदान करते नजर आ रहे हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद है, ये भी मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। सिबकतुल्ला अंसारी हैं जो पूर्व विधायक हैं, इनकी भी तस्वीरें हम आपके सामने लेकर के आए। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री अपना दल मिर्जापुर में मतदान करते हुए नजर आ रही हैं। ओम प्रकाश राजभर जिनके लिए घोसी जो है प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। ओम प्रकाश राजभर जो केंद्रीय मंत्री नहीं प्रदेश के मंत्री कहेंगे इनको, योगी सरकार में ये कैबिनेट मंत्री हैं, ये भी मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद राजभर जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं और घोसी से प्रत्याशी भी हैं, ये भी मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। अफजाल अंसारी जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, गाजीपुर का जो सियासी टक्कर है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया अफजाल अंसारी के आने से, ये भी अपना मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जितने भी दिग्गज हैं वो मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए साफ तौर पर देख सकते हैं आप। प्राइम टीवी पर हम अलग अलग तस्वीरें ला रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर हालांकि विधानसभा की बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार बन गई है, वहाँ से जेपी नड्डा यहाँ पर आपको साफ तौर पर मतदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ तो प्रदेश के जो 13 पूर्वांचल की सीटें हैं उस पर रण महाभारी चल रहा है।
क्योंकि आखिरी चरण है और ये चरण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्मभूमि है और वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कर्मभूमि बनाया है। जाहिर सी बात है इन दोनों सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए मिर्ज़ापुर की तो निश्चित तौर पर चूँकि अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं और अपना दल एस को जो गठबंधन में सीट मिला है वहाँ से वो चुनाव लड़ रही हैं, तो यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात कर ली जाए अगर पूरे देश की तो जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनकी किस्मत दांव पर है। मनीष तिवारी जो कांग्रेस चंडीगढ़ सीट से लड़ रहे हैं, उनकी भी किस्मत दांव पर है। देखिए 11 बजे का मतदान प्रतिशत भी हमारे सामने औसतन 26.30%, 26.30% मत प्रतिशत आ गया है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए 25.03, हिमाचल प्रदेश की 31.92% मतदान की सूचना मिल गई है। चलिए हमारे साथ चलेंगे अब क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर कि आखिर क्या कुछ माहौल चल रहा है मतदान को लेकर। जैसा कि मैंने बोला कि पूर्वांचल का रण महाभारी है इस बार और जाहिर सी बात है कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। गोरखपुर से धनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि गोरखपुर वो क्षेत्र है जहां से सीधे मुख्यमंत्री का नाता है। धनेश, एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताएं कि वहां किस तरह का मतदाताओं में रुझान देखने को मिल रहा है, क्या उत्साह है या गर्मी की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं? धनेश, आवाज आ रही है? चलिए धनेश से हम संपर्क कायम करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल संपर्क टूट गया है। अब मैं आपको जानकारी ये दे देता हूं कि 2019 में अगर इन 57 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 25 सीटें थी, एनडीए के पास 30, कांग्रेस के पास 8 सीटें और यूपीए की बात कर ली जाए जो उस समय का यूपीए था, आज का इंडिया गठबंधन है, 9 सीटें थी और अदर्स जो थे वो 24 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये जो 7वां और आखिरी चरण है यहाँ 2019 में एनडीए को ही बढ़त मिली थी। तो निश्चित तौर पर ये जो चरण है उसको लेकर के जहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं तो वो काफ़ी दिलचस्प बनाता है चुनाव को, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाराणसी की बात कर ली जाए, यहाँ पर 26.13% मतदान की सूचना आ गई है। बलिया 27.81, बांसगांव में 28.30। यानी कुल मिलाकर के मत प्रतिशत भी तकरीबन वैसा ही देखने को मिल रहा है जो छठे चरण में हमें देखने को मिला था। वाराणसी, चलिए धनेश से संपर्क हो गया है, हम धनेश के पास चलेंगे। गोरखपुर चूँकि काफ़ी अहम माना जा रहा है। धनेश जी बताएं सर। धनेश, आवाज़ आ रही है? जी आ रही सर। जी, गोरखपुर का रण कैसा चल रहा है? मतदाताओं में क्या जागरूकता आई है, लोग घरों से निकल रहे हैं या गर्मी काफ़ी तेज है इसकी वजह से अभी मतदान केंद्रों पर क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जैसे कि कहा गया था कि पहले मतदान फिर जलपान, तो पहले लोग मतदान के लिए सुबह से ही सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ स्थित जो है कन्या प्राथमिक मॉडर्न स्कूल में जो है जाकर अपना पहला वोट जो है उन्होंने डाला है। उसके बाद उन्होंने सबसे अपील भी की है, युवाओं से भी अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो मतदान करें, पहले मतदान और फिर जलपान। तो देखा जाता है सभी बूथों पे लगातार जो सुबह जिस तरीके से भीड़ थी, जिस तरह से युवाओं में और या फिर बुजुर्गों में जो रोष था मतदान के प्रति, लगातार मतदान जो है लोग दे रहे थे, कर रहे थे आके अपने, खासकर जो नए युवा हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उनमें काफी उत्साह दिख रहा है कि पहले मतदान कर रहे हैं। वो देखा जाए तो अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनका कहना साफ तौर से कहना था कि उनका जो वोट के उसमें जो है तब से हमको युवाओं का या फिर सभी का जो है प्यार और सम्मान सबका मिल रहा है। कहा जाए तो वोट जिस तरह से वोटिंग लोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के वोटिंग करें और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब में एक उत्साह है, जोश है। और खास करके विकास की बात की जाए तो विकास के मुद्दे पे भी जो है युवाओं जो है नए युवा हैं विकास के मुद्दे पे भी वोटिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी रोज देखने को मिला है, लोगों में जो उत्साह देखने को मिला है कि अपना वोटिंग करने के लिए लोग मतदान स्थल से पहुंचे हैं। जी जाहिर सी बात है, गोरखपुर की जब बात की जाती है तो ये माना जाता है कि मठ जो है गोरक्षपीठ जो मठ है
वो केंद्र बिंदु होता है और वहाँ से जिसको इशारा होता है वही चुनाव जीतता है। क्या इस बार भी यही देखने को मिल रहा है धनेश? जी बिल्कुल। जो जैसा कि कहा जाए कि बताया जा रहा है कि मत मत का जिससे आशीर्वाद रहता है, कई बार से देखा जाए तो मत का जो है लगातार जो है मत से योगी आदित्यनाथ खुद 4 बार जो यहाँ पे वो रहे हैं, खुद जो है यहाँ पे सांसद रहे हैं। उसके बाद जो है इसके पहले भी जो दिग्विजय नाथ हो गए, दिग्विजय नाथ रहे हैं और अवैध नाथ जी खुद रहे, उनके जो गुरु हैं जो आदित्यनाथ के। तो सारे लोग लगातार बीजेपी के कंधे से यहाँ के लोकसभा के सदर के जो है खुद विजयी रहे हैं, लोग वहाँ के सांसद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिसका मत से आशीर्वाद जिसको मिलता है, कहा जाता है मत के आन शान की बात रहती है और सभी लोग जो है उसको देखते हुए मतदान करते हैं। जी वहाँ पर किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है? आपके मतदाताओं से कोई बातचीत हुई? जी बिल्कुल। जो युवा है, जो नए मतदाता हैं, उनको भी करें कि इस बार अक्सर जो है गोरखपुर का और विकास की बात कही जाए तो उसके लोग वोट कर रहे हैं। अपने जिनको जो समझ में आ रहा है अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी बातों को खासकर युवा की बात की जाए तो विकास के मुद्दे पे, ज्यादातर विकास के मुद्दे पे ही वोटिंग कर रहे हैं। जो विकास गोरखपुर में जो हुआ है, जो जिस तरह से विकास हुआ है, तो चौड़े सबके हुए, एम्स हुआ और ये मरीन ड्राइव पे बना हुआ जो है यहाँ पे नौका विहार हुआ, तो ये सारी चीजें मुद्दों को देखते हुए ध्यान दे रहे हैं कि कहीं न कहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो उनके वजह से ही गोरखपुर का जो विकास हुआ, जो सारी चौड़ीकरण हुए, जो व्यवस्थाएं जो हुआ है, तो कहीं न कहीं उसको देखते हुए भी युवा पीढ़ी या फिर जो युवा पीढ़ी हुए या फिर जो नए लोग हैं, जितने लोग हैं, सब लोग उसको देखते हुए कहें कि हमारा भविष्य सुरक्षित इसी में रहेगा कि आगे फिर योगी आदित्यनाथ रहे और केंद्र में सरकार जो बीजेपी की रही, तभी जाके के आगे फिर जो है गोरखपुर का विकास हो पाएगा। जी चलिए धनेश, मैं आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करूंगा। आप किसी मतदान केंद्र पर जाएं, वहाँ लोगों से बातचीत मैं करवाने की कोशिश करूंगा जिससे मैं सीधे जान सकूं कि आखिर वहाँ पर किस तरह का माहौल है। फिलहाल ये तस्वीरें लोकतंत्र के महापर्व के आखिरी चरण की 80 दिनों तक मतदान की ये प्रक्रिया चली है, जो आज़ाद भारत का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी तक जो मतदान की प्रक्रिया हुई थी 2019 यानी पिछले चुनाव की बात कर ली जाए तो 73 दिनों में ये मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई थी, जबकि 2014 में 71 दिनों में ही मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। आपको बार बार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश और देश में मतदान का प्रतिशत किस हद तक रहा है। तो अमूमन ऐसा देखने को मिल रहा है, ये जो ट्रेंड हम आपको दिखा रहे हैं सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर, उसे एक साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि पिछले 6 चरणों का जो मतदान प्रतिशत रहा था, अमूमन यह आकलन यही बताता है कि इस बार भी ये मतदान प्रतिशत लगभग इतना ही रहने वाला है। और इसकी बड़ी वजह ये कही जा रही है कि एक तो मतदाता ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके लिए कौन से मुद्दे सियासी दल लेकर के आए हैं, और दूसरा ये कि प्रचंड गर्मी, जिसकी वजह से कई माने ऐसी दुखद समाचार भी मिले हैं कि कई मतदान कर्मियों का भी निधन हो गया है। इस जो तापमान इतना तेज़ है, तो कुल मिलाकर के ये दोनों बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे। लेकिन मैं बार बार ये अपील करता हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपने पास पानी की बोतल रखें और तमाम चीज़ें लेकर के आप जाएं ज़रूर मतदान स्थल पर, क्योंकि अगर ये मौका आप चूक गए तो 5 साल बाद ही ये मौका मिलेगा जब आप अपने बेहतर के लिए अपने एक मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं, पंजाब की बात कर ली जाए, निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है। औसतन 23% यहाँ पर मतदान की सूचना हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि पंजाब की स्थिति पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वहाँ पर आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज हो चुकी है। हालांकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस दिल्ली में तो साथ है, दूसरे जगहों पर आम आदमी पार्टी के साथ है, लेकिन पंजाब में बिल्कुल दुर्विरोधी बने हुए हैं। कहीं इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी न ले, इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का बहुत जोर रहा है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आज जो आखिरी चरण का मतदान है ये काफ़ी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात कर ली जाए, जैसा कि मैं बता रहा था कि किन की किस्मत दांव पर है, तो अजय राय कांग्रेस वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये चुनाव मैदान में डटे हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष भी है कांग्रेस के। बिहार के पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनकी किस्मत भी दांव पर है। रवि किशन गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, वो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से प्रत्याशी हैं, वो भी मतदान करते हुए नजर आए थे और उनका बयान था कि साफ तौर पर एनडीए जो है इस पर 400 पार करने जा रही है।
हंसराज हंस फरीदकोट से ये प्रत्याशी हैं बीजेपी के। पंजाब से कंगना रनौत बीजेपी का चर्चित चेहरा, तमाम तरह के विवादों में भी, विवादित बयानों के लिए भी ये जानी गई, लेकिन ये मंडी से इस बार ताल ठोक रही हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी भी किस्मत दांव पर लगी हुई है। रविशंकर प्रसाद जाना माना चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, ये पटना साहिब बिहार से चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा यूपी की बात कर ली जाए तो नीरज शेखर बलिया से ये प्रत्याशी हैं। जाहिर सी बात है बलिया का भी चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के बेटे हैं नीरज शेखर, ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हैं। चलिए चलते हैं मऊ। यहाँ पर चूंकि घोसी लोकसभा सीट है, कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, ओम प्रकाश राजभर जो बयान दे रहे हैं और जनता का जो रुझान है, दोनों में कौन भारी है? ये आपको बता दें कि घोसी लोकसभा चुनाव का आज 1 जून को चुनाव है, जिसमें टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, जिसमें 42 टेम्परेचर भी है। और देखा जाए तो पिछले 2019 में लोकसभा चुनाव में 57.कुछ% वोट पोल हुआ था। इस बार देखने को लग रहा है कि 50% भी वोट पोल नहीं होगा। तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर एनडीए प्रत्याशी है, और वहीं एनडीए गठबंधन से और राजीव राय है, और भाजपा से पार्टी चौहान है। देखना दिलचस्प ये बात होगा कि भाजपा और सपा यही लड़ाई रह गई है, और अभी बीच में तो चल रहे थे, कोई लड़ाई चल रही थी। अभी देखा जाए कल रात से मौसम बदलाव ले लिया है, वहीं अरविंद राजभर और राजीव राय का ही मुकाबला चल रहा है। वहाँ पर जनता का क्या रुझान है? लोग घरों से निकल रहे हैं? क्योंकि अभी तो करीब 28% के आसपास 27.कुछ% है, मतदान हुआ है। अभी क्या स्थिति है? क्योंकि तापमान भी काफ़ी ज़्यादा है, लोग घरों से निकल रहे हैं कि नहीं मताधिकार के लिए? ये बता दें कि वही बताया ना कि तापमान काफी बढ़ने की वजह से लोगों भर से मतदान करने के लिए बहुत कम निकल रहे हैं। इसलिए 2019 में जब मतदान हुआ था, उसमें मतदान काफी बढ़ चढ़ के हुआ था। इस बार मतदान बहुत कम होगा। और यहाँ देखा जाए तो चुनाव आयोग से कुछ स्थलों पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो वहीं आम जनता जो है मतदान करने जा रहा है, लेकिन वहाँ व्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिए घरों से लोग मतदान करने के लिए कम निकल रहे हैं। तो क्या माना जाए, चुनाव आयोग की ओर से वहाँ पर व्यवस्था प्रॉपर नहीं की गई है? ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग यहाँ व्यवस्था बहुत ना के बराबर की गई है। और अब देखा जाए तो जगह जगह लोग घर से बूथों पे बहुत जनसंख्या कम है, जैसे में कई जगह 2-3 बूथ बनाए गए हैं कई जगह पे, तो 2 या 3 लोग 4 लोग बस ही दिख रहे हैं, ज्यादा भीड़ प्रभावित नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार वोटिंग जो है सबसे कम मतदान होगा। तो इस कम मतदान का मायने क्या निकाला जाए कमलेश? माना जाए कि मौसम का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से लोगों घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। इसी वजह से माना जाए तो हो सकता है अभी टाइम और बचा है, हो सके शाम को लोग जब छाए हो, टेम्परेचर कम हो, तो हो सके उस समय मतदान का अधिक हो। देखा जाए समीकरण दिखाई दे रहा है। आप किसी मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं? अगर हैं तो वहाँ की तस्वीरें क्या दिखा पाएंगे प्राइम टीवी के दर्शकों को? मतदान के जब बाहरी खड़े हैं, रोड के किनारे खड़े हैं, हमारे साथ ये आम जनता जो है बैठी हुई है। देखा जाए तो ये लोग यहाँ कुछ व्यवस्था की गई नहीं है। कमलेश, अपने कैमरामैन को कहिए तस्वीरें क्लियर करें अगर हो सके तो, या फिर आप मतदाताओं के बीच जाने की कोशिश करें। आपके पास फिर हम आने की कोशिश करेंगे, जिससे बातचीत कर सके मतदाताओं से कि आखिर क्या कुछ मुद्दे वहाँ चल रहे हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और कवरेज पर लगातार डटे रहें। जहाँ तक जिस घोसी सीट की मैं बात कर रहा था, यहाँ से सुभाषपा अरविंद राजभर, ओपी राजभर के बेटे हैं। ये चुनाव मैदान में इनकी तस्वीरें भी हमने दिखाई प्राइम टीवी पर कि किस तरह से पिता और बेटे दोनों मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राजीव राय और बीएसपी के बालकृष्ण चौहान, इन दोनों के सियासी मैदान में ज़बरदस्त तरीके से उतरने से काफ़ी यहाँ पर कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये तो परिणाम बताएगा कि 4 जून को क्या कुछ होता है, लेकिन ये कहा जा सकता है ओम प्रकाश राजभर के लिए ये सीट जो है वो प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। और हाल ही में, यानी करीब 72 घंटे पहले ही
सुभाषपा के करीब 50 से 60 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देकर के समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होता है कि क्या सुभाषपा के जो कार्यकर्ता थे वो समाजवादी पार्टी के साथ गए और नारद राय के समर्थक जो हैं वो एनडीए में शामिल हुए, दोनों पर कौन भारी पड़ता है, इस बात का आकलन हो जाएगा इस सीट के जरिए। चलिए, मैं आपको और भी बातें बता रहा था। तो देश के अगर अलग अलग प्रत्याशियों की बात की जाए तो नीरज शेखर की मैं बात कर रहा था। स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के ये बेटे हैं, बलिया से ये चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह खाटी समाजवादी नेता थे। नीरज शेखर भी पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास बीपी यादव जुड़ चुके हैं बलिया, जिस बलिया का मैं जिक्र कर रहा था। तो वहाँ के क्या माहौल हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। बीपी, आज लोग घर से निकल रहे हैं क्या? सबसे पहले तो मौसम की जानकारी दीजिए और वहाँ पर अगर कुछ मतदाता हों तो उनसे बातचीत करके हमें बताने की कोशिश करें कि वहाँ पर क्या मुद्दे चल रहे हैं। सुबह 6:30 से ही लोग यहाँ पर लाइन में लग चुके थे। अब तक लगभग 10 बूथों का हमने दौरा कर लिया है, 10 से ऊपर। और जहाँ तक देखा जाए लोग लाइन में सुबह से ही लगे हुए थे और अभी तक बलिया में 29% की वोटिंग हो चुकी है और कहीं भी बूथ खाली नहीं है। हर जगह शहरी क्षेत्र को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, शहरी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो चारों तरफ बूथों पर देहात में, गाँव में लंबी कतार लगी हुई है वोटरों की। बीपी, वहाँ पर क्या मुद्दा चल रहा है? कौन किस पर भारी है, नीरज शेखर या सनातन पांडे? आज लगभग देखिए देहातों में हमने घूमा, कुछ और शहरों शहरी क्षेत्रों में घूमा और कहीं न कहीं आज लग रहा है कि अब एक भी सनातन पांडे को कहीं न कहीं मिल रहा है। लड़ाई कांटे की है, उसके बावजूद जहाँ देहात क्षेत्र को देखा जाए वहाँ की बात किया जाए, शहरी क्षेत्र में नीरज शेखर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी विधानसभा में है, हम जहाँ पर खड़े हैं ये गुलाब देवी बूथ है, यहाँ का 2 बूथ है यहाँ पर और इन बूथों पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भारी दिख रही है। आपके बीपी, आपसे हम दोबारा जुड़ते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हाँ, तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि 11 बजे तक करीब 28% मतदान हुआ है और देश की बात की जाए तो 26.30% मतदान की सूचना मिल रही है। देश में कुल आज 904 प्रत्याशी हैं। निश्चित तौर पर इन 904 प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, इनकी किस्मत का आज फैसला हो रहा है। चलिए बीपी यादव के पास फिर हम चलते हैं, एक बार वहाँ का माहौल के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि बलिया की लड़ाई भी काफ़ी दिलचस्प है। बीपी, आपके साथ कुछ लोग हों तो उनसे बात करें कि किन मुद्दों पर वो मतदान कर रहे हैं। किन मुद्दों पर इस बार मतदान हो रहा है? विकास के मुद्दे। जहाँ तक देखा जाए एक तरफ नीरज शेखर है, क्षेत्र में भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों पर वोट पड़ रहा है। कुछ और लोगों से बात कीजिए बीपी। जी, कुछ और लोग हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनावी? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा राष्ट्रवाद है। मुद्दा राष्ट्रवाद है। राष्ट्र है तो भी सब कुछ है, राष्ट्र नहीं है तो कुछ नहीं। जय श्री धर्म और राष्ट्र। धर्म और राष्ट्र कुछ लोग मुद्दे बता रहे हैं सर, कुछ और लोग हैं। आप बताइए क्या इस बार चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दा देखिए सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है जो कि बलिया में तकनीकी विकास भाजपा सरकार में हुआ है। बीपी, कैमरामैन को बोलिए कि वो जिस मतदाता से बात हो रही है उसकी ओर कैमरा करें। तो भाजपा में हर तरह का विकास हुआ है। इस बार अमित शाह जी आए थे, उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भी वादा किया है जो कि बलिया वासी उनको तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं और जय श्री राम। और देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि अमित शाह इस बार मेडिकल कॉलेज का वादा करके गए हैं और उस पर ये बात कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनेगा और लोग विकास की बात कर रहे हैं। जितने क्षेत्र हैं उतनी समस्याएं हैं और उतने वादे हैं। आपको मेडिकल कॉलेज की हकीकत में बीपी, आपके पीछे बहुत सारे आम आदमी नजर आ रहे हैं। ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो वो कहेंगे ही नीरज शेखर के बारे में, लेकिन आम आदमी से बात करने की कोशिश कीजिए। आप बताइए, आपका इस पर वोटों में क्या रुझान रहा है? किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? विकास के मुद्दे पर और कहने को क्या है, पूरा आम जनता देख रही है। बिल्कुल, विकास जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पे ठीक सामने विकास दिखाई दे रहा है। पिछले 3 सालों से यहाँ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़ा है, आप लोगों को पीने से पानी नहीं मिला। ठीक है, तो वो तो मानिए
तो यहाँ के निवासी हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। मगर जो केंद्रीय विकास का जो मोदी जी का जो योजना है इसको जो हुआ है या दिख रहा है हमारे स्टेशन में या अनुराग के पास ले चलो। पानी का जो भी समस्या है केंद्र द्वारा तो यहाँ पर देख रहे हैं सर ज्यादातर अभी पार्टी में बूथ का यहाँ पर, तो बूथ पर ज्यादातर जी जी जहाँ तक बात की जाए, जैसा कि आपसे पहले भी हमारी बातचीत हुई थी नीरज शेखर को लेकर के और सनातन पांडे को लेकर के, लेकिन इन सब के बीच में जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं ललन सिंह यादव, सबसे बड़ा तो वो क्या लगता है, वो वोट कटुआ की स्थिति में है या अखिलेश यादव का पीडीए वर्सेज गेम चेंजर जो यहाँ पर साबित हुए हैं वो ललन सिंह यादव ही हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पहले एक हफ्ता पहले ही हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ से उन्होंने झंडा डाल दिया है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर उनका कार्यालय है, केंद्रीय चुनाव कार्यालय, जहाँ पर अभी भी ताला लटका हुआ है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और उनके जहाँ उनके वोटों का बहुत बड़ा एक चंक है जो कि मोहन मायावती जी के साथ जाता है, वहाँ पर अभी हम लोग के उस बूथ पर से अपने सहयोगी के साथ में गया हुआ था। वहाँ के लोग जो उनके अपने वोटर हैं उन वोटरों ने पलटी मार दिया है। वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को अपना अगर हम वोट देते हैं तो वो वोट कहीं न कहीं वोट कटवा के रूप में चला जाएगा, इसलिए वो वोट जो है सनातन पांडे और कुछ वोट उसी में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि नीरज शेखर की तरफ डाइवर्ट हो गए। कल आपने बताया था कि नीरज शेखर के कार्यालय से सारे लोग निकल करके ब्राह्मण वोट को साधने के लिए क्षेत्रों में गए हैं। सनातन पांडे खुद ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, तो इस बार आज जो मतदान हो रहा है तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जो आपने विश्लेषण किया था क्या वो सटीक बैठ रहा है या कुछ उसमें परिवर्तन देखने को उससे उस अगर देखा जाए तो उससे थोड़ा सा आगे दिखाई दे रहा है। जो मतदाता खामोश बैठे थे, ब्राह्मण मतदाताओं की बात करें, वो मुखर हो गए हैं। बीते रात में सुबह होते होते सोशल मीडिया को अगर खंगाला जाए तो सोशल मीडिया पर उस सपोर्ट में कहीं न कहीं दिखे, चाहे वो कला मंच से जुड़े हों, संगीत से जुड़े हों, वो लोग भी अपील करते हुए दिखे और इसका असर तो पड़ना ही पड़ना है। यानी कुल मिलाकर यहाँ तक कि कुछ लोग जो उनके साथ घूम करके वोट मांगे थे उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए एक ब्राह्मण को हराने के लिए भूमिहार समाज से जो निकल के आते हैं नारद राय आ चुके हैं, तो हमें भी अपने समाज की तरफ देखना पड़ेगा। अगर इस बार चूक जाएंगे हम लोग तो फिर कभी उस प्राप्ति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिसका लक्ष्य इस बार हम लोगों ने उठाया। नारद राय का एक बयान मैं सुन रहा था, बीपी यादव, जिस तरह से वो ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे कि मैं साथ देता हूं तो डंके की चोट पे और विनाश करता हूं तो डंके की चोट पर। तो क्या इस बार उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने से इंडिया गठबंधन को कोई टक्कर मिल रहा है या कोई चुनौती दिख रही है सामने? जी, जहां तक नारद राय की बात किया जाए तो नारद राय के साथ जिन लोगों का हुजूम दिखा था उनके पहले दिन की रैली में, ऐसा लगा था कि नारद राय बहुत बड़ा असर डाल देंगे, समाजवादी पार्टी को डैमेज कर देंगे या कहा जाए कि सपा की साइकिल में ताला लगा देंगे। लेकिन जिस दिन नारद राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनके साथ गिने चुने 2-3 नेता थे और उसके बाद धरातल पर देखा जाए तो नारद राय 2-3 हजार वोटरों को इधर से उधर कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ भी डैमेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ मौसम का मिजाज कैसा है और चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं? सुविधाओं की बात किया जाए तो सुविधाएं नदारद है, चुनाव आयोग ने कोई व्यवस्था नहीं किया है। यहाँ आज सवेरे सवेरे ही एक महिला को पोलिंग बूथ पर जाने के दौरान ही मौत हो गई है, तो इसी समझ सकते हैं कि क्या सुविधाएं, कोई कहीं कहीं पानी वानी की व्यवस्था है वो भी ग्राम प्रधानों के जिम्मे है या फिर सभासदों के जिम्मे है। जहां पर शहरी क्षेत्र में वोट हो रहा है तो सभासद तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है जहां पर वोटिंग तो ग्राम प्रधान वहां पर खाने पीने से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ निगाहें बनाए रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज है और दिन भर आपको न्यूज़ कवरेज करना है प्राइम टीवी के लिए, तो अपना ख्याल रखते हुए आप बने रहिएगा, फिर आपके पास आऊँगा। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मुकाबला हर जगह दिलचस्प देखने को मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि वाराणसी से भी अपने संवाददाता से संपर्क साधा जाए क्योंकि वाराणसी सबसे वीवीआईपी सीट है और वहाँ का हाल भी जानने की आवश्यकता है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ तक बात कर ली जाए तो आज 904 प्रत्याशियों की किस्मत 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के जरिए तय होना है और आज शाम 6 बजे तक ये चुनाव प्रचार
चुनाव मतदान का जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगा। 7 चरणों का 80 दिनों का एक लोकतंत्र का महापर्व होगा और फिर सबकी निगाहें 4 जून पर टिकी होंगी कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होता है। जैसा कि मैं बोल रहा था कि आखिरी चरण का रण भी भारी है सारे सियासी दलों पर, चाहे एनडीए की बात की जाए या इंडिया गठबंधन की बात की जाए। चलिए हम अपने न्यूज़ रूम में चलेंगे। आज के मतदान पर लखनऊ से निगाह रख रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग त्रिपाठी। उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। अनुराग, क्या कुछ सूचना मिल रही है ग्राउंड जीरो से? किस तरह का मतदान का ट्रेंड नज़र आ रहा है और क्या पिछले 6ठे चरणों में जो मतदान का ट्रेंड हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नज़र आएगा इस 7वें चरण में या अमूमन वैसा ही रहने वाला है? अनुराग, आवाज आ रही है? चलिए अनुराग से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। बात कर ली जाए गोरखपुर लोकसभा सीट की। यहाँ पर करीब 27% मतदान हो चुका है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रण क्षेत्र है, कर्मभूमि है। यहाँ पर बीजेपी से रवि किशन, समाजवादी पार्टी से काजल निषाद और बीएसपी से जावेद सिमनानी चुनाव लड़ रहे हैं। निषाद काजल का एक भावुक बयान मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें वो रोते हुए निषाद समाज से ये अपील करती हुई नज़र आ रही हैं कि आप किसी के बहकावे में ना आए और निषाद होने के नाजे मुझे ही मतदान करें। काफ़ी वो ट्रेंड हो रहा है वो वीडियो। हालांकि निश्चित तौर पर रवि किशन है और रवि किशन को चूँकि मठ का आशीर्वाद प्राप्त है, गोरक्षपीठ जो विश्व में प्रसिद्ध है, तो निश्चित तौर पर उनके जीत में कोई संदेह नहीं हो सकता है। मार्जिन क्या होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी वहाँ काफ़ी मजबूती से लड़ी है। चलिए अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग से संपर्क हो चुका है। अनुराग त्रिपाठी से हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये पल पल की अपडेट पर नज़र रखे हुए हैं। अनुराग, इस बार भी जो वोटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले 6 चरणों की तरह ही देखने को मिल रहा है, इसकी वजह? देखिए संजय जी, वजह वही है, गर्मी है। बेतहाशा गर्मी के बीच आप देख रहे हैं कल मिर्ज़ापुर में जो 5 होमगार्ड थे, गर्मी की वजह से उनकी डेथ हो गई है। उनका पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है, तो बाकी वजह भी सामने आ जाएंगी। इसके अलावा सोनभद्र में भी 3 लोगों की मौत हो चुकी है गर्मी की वजह से। अब वो इतनी बेतहाशा गर्मी है, इसके बीच में वोटर्स कैसे निकलते हैं अपने उम्मीदवारों के लिए, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वोटर्स निकलेंगे और उनको कहीं ना कहीं वोट डालेंगे, और वोट डालने के बाद उनकी कहीं ना कहीं रणनीति ये है कि एग्जिट पोल से पहले बड़ा वोटिंग परसेंटेज हासिल कर लें, ताकि उनकी जो सरकार है, जो उम्मीदवारों की बात है, कह लें आप, चाहे गोरखपुर चलें, चाहे रवि किशन की बात कर लीजिए। रवि किशन को मठ का आशीर्वाद है, योगी आदित्यनाथ उनके पीछे खड़े हैं और वही पूरा वोट बैंक है। रवि किशन का अपना जो वोट बैंक है सो है, लेकिन असल बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। इसी तरीके से उनके मुकाबले जो काजल निषाद हैं, वो भी भोजपुरी एक्टर हैं, उनसे भी तमाम बातें की जाती रहीं, तमाम वादे उन्होंने किए, लेकिन वो आज तक कोई भी चुनाव नहीं जीत पाई हैं। 2 विधानसभा चुनाव लड़ी हैं, लेकिन उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में एक कमज़ोर प्रत्याशी जरूर रवि किशन के सामने है। इसी तरीके से आप बनारस भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री का अपना संसदीय क्षेत्र है, तीसरी बार वो मुकाबले में है। और जैसे अजय राय मुकाबले में है, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि अजय राय की तरफ से प्रयास का तमाम किए गए। कई स्टार प्रचारक उतरे, जिसमें आप देख ही रहे थे कि जिस तरह से प्रियंका गांधी आई, डिम्पल यादव आई, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सबने पुरजोर कोशिश की है कि कहीं ना कहीं ये सीट निकाली जा सके। लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री का चार्म कम नहीं हुआ है। उनका जो आकर्षण है वो हमने देखा पिछले दिनों की, जो 6 किलोमीटर लंबा रोड शो निकला, उस रोड शो में पूरा बनारस एकजुट हो गया। वो बनारस उन पर फूल बरसाते नजर आया, तमाम कल्चरल प्रोग्राम हुए। उस रोड शो को 6 जो किलोमीटर का रोड शो था, उसको निकलने में ही 3-4 घंटे का वक्त लग गया। तो एक तरीके से पूरा बनारस उनके साथ जुड़ गया था। इसी तरीके मिर्ज़ापुर जाके देखेंगे तो अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल हिस्से हैं, उनके 13 विधायक हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, और पूरी तरीके से जो हम देखते हैं, सेंट्रल की बात कर लें या स्टेट की बात कर लें, दोनों जगह वो गठबंधन में शामिल हैं, तो एनडीए का एक बड़ा चेहरा है। लेकिन अनुप्रिया पटेल की भी जितनी भी आप कह लें राजनीति है, वो कमल के भरोसे चल रही है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल का अपना क्षेत्र में प्रभाव जरूर है, लेकिन जिस तरीके से वो बड़बोलेपन में बयान दे जाती हैं, उसका उनको खामियाजा भी उठाना पड़ता है। अनुराग, एक चीज़ मैं जानने की कोशिश करूंगा कि रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने जिस तरह से खुल करके अनुप्रिया के खिलाफ बगावत की है, और दूसरा समाजवादी पार्टी ने कि बड़ा सियासी दांव चला। रमेश बिंद जो मौजूदा सांसद हैं, उनको न सिर्फ समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराया, बल्कि उसे अनुप्रिया के खिलाफ वहाँ से उतार भी दिया, और माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा सियासी दांव है अखिलेश यादव का। इन दोनों फैक्टरों का कितना असर पड़ रहा है, अनुप्रिया के सामने कितनी बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है?
देखिए, गठबंधन के पास ये पूरी तरह से ये था चांस कि किस तरह से मजबूत कैंडिडेट खड़ा करें अनुप्रिया पटेल के सामने। तो उनके पास रमेश बिंद का नाम था और रमेश बिंद को उन्होंने खड़ा भी कर दिया उम्मीदवार के तौर पे। अनुप्रिया पटेल भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही थी, लेकिन जब तक उन्होंने राजा भैया को लेकर बयान नहीं दिया था, जिस तरीके से उनका बयान सामने आया कि अब ईवीएम से राजा नहीं पैदा होते, तो ईवीएम से राजा नहीं पैदा हो तो जाहिर सी बात है, लेकिन इस तरह का जो बयान था उसको राजा भैया ने अपने ऊपर ले लिया और जिस तरह से एक तरह से ठाकुर बिरादरी जो अनुप्रिया पटेल के लिए वोटों में तब्दील हो सकती थी, उन्होंने उनसे किनारा कर दिया। तो ऐसे में उनको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा पल्लवी पटेल की जो पार्टी है, अपना दल कमेरावादी, उससे दौलत सिंह भी खड़े हैं। दौलत सिंह भी कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है, उनकी अपनी पकड़ है मिर्ज़ापुर में, वो भी एक ठोस और दमदार तरीके से मुकाबले में है। तो ऐसे में साफ तौर से दिखाई पड़ता है कि मिर्ज़ापुर की सीट निकालना भी अनुप्रिया पटेल के लिए इतना आसान नहीं है। अनुराग, घोसी के बारे में निश्चित तौर पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। लगातार उनका बयान था, उन्होंने कार्यकर्ताओं तो को डबर दिया था कि आपको हमारे साथ रहना है तो रहें वरना जाएं। वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और करीब वहाँ पर काफ़ी तादाद में 3-4 दर्जन जो मैं बात कर रहा था सक्रिय जो सुभाषपा के कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी। हालांकि नारद राय साथ आए हैं, ओम प्रकाश राजभर उनसे भी मुलाकात किए हैं। लेकिन घोसी में अगर बात की जाए उनके बेटे अरविंद राजभर के लिए कितनी बड़ी चुनौती है पार्टी में इस तरह का बगावत होना, और जिस तरह से वहाँ राजीव राय और बालकृष्ण चुनाव मैदान में हैं। देखिए, राजीव राय और बालकृष्ण की अपनी सियासत है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर काफ़ी दम भरते हैं, रोज़ अपने ऐसे बयान देते हैं जिससे माहौल क्रिएट कर देते हैं, और ये जो माहौल है कभी कभी उनके अगेंस्ट भी चला जाता है। तो ये खामियाजा अरविंद को भी उठाना पड़ सकता है, और इसको आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ जो माहौल है लगातार घोसी में बदलता जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर की सारी सियासत एक सीट पर निर्भर है। अगर घोसी वो जिता कर नहीं दे पाए एनडीए को, तो ये आप मान के चलिए कि राजभर जो इतना दम भरते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री होते हुए, उनका दम निकल जाएगा। क्योंकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुछ कर दिखाया था। सही बात है आपका। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है महाराजगंज। अक्सर इसको लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से जो पंकज चौधरी हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, ये 6 बार के सांसद हैं और इस बार अगर चुनाव जीत जाते हैं तो एक नया कीर्तिमान हो जाएगा, 7 बार के सांसद वो हो जाएंगे। वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के हैं। इन दोनों के बीच किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, पंकज और जो वीरेंद्र की बात आप करते हैं, यहाँ जो माहौल है अलग टाइप का है। पंकज के पास सिटिंग एमपी होने का एक लाभ तो है ही, इसके अलावा आप देखिए जो बात करेंगे अपने जो कैंडिडेट्स को लगातार इधर उधर जिस तरह प्रचार प्रसार होता रहा, बूथ लेवल पॉलिटिक्स वो करते रहे, तो वोटर्स को जोड़ने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पंकज ने। लेकिन आप ये भी देखिए कि जो उनका प्रतिद्वंदी है वो भी कहीं से कमज़ोर नहीं है, तो वो भी ये समझाने में लगा है कि इतनी बार से सांसद रहे, महाराजगंज में क्या कुछ बदल गया है। तो महाराजगंज का नाम ही महाराज है, उसमें बदला कुछ नहीं, राजाओं वाला कुछ नहीं है। वो भी आज भी पिछड़े जिलों में गिना जाता है। पूर्वांचल के ऐसे तमाम जिले हैं जहाँ का विकास नहीं हो पाया है, उनमें से एक महाराजगंज है जी। उसी तरीके से आप देखिए सोनभद्र और महाराजगंज का जो पूरी बेल्ट है, तमाम आदिवासी क्षेत्र हैं, तमाम ऐसी जातियां हैं जो अति पिछड़ी लोगों में आते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ इन्होंने किया, क्योंकि केंद्र की तमाम योजनाएं रहती हैं, क्या उनका लाभ ज़मीनी स्तर पर मिल पाया है, सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे में महाराजगंज से भी ज़्यादा उम्मीदें लगा बीजेपी रखे हुए है, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा क्या ये उम्मीदें सच में साकार होती हैं। वोटिंग परसेंटेज आप देखिए जिस तरीके से 30% के आसपास लगभग हर 13 जिलों में 13 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, इन सब में आप देखिए तो 30% के आसपास वोटिंग परसेंटेज है। लेकिन अब इसके बाद जैसे जैसे धूप बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, और बेतहाशा गर्मी में आप देख ही रहे हैं जिस तरह से मतदान कर्मियों तक की मौत हुई जा रही है, उनके लिए इंतजामात नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में वोटर्स कैसे निकलते हैं? अभी हम अपने 2-3 संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये चुनाव आयोग क्या कागज खाना पूर्ति केवल कर रहा है, लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है, पारा 45 डिग्री से लेकर के 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जिस तरह से संवाददाता बता रहे थे कि कोई इंतजाम ही नहीं किया गया है, तो क्या ये जो फंड आया है ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए चुनाव आयोग की ओर से आया है क्या? देखिए संजय जी, कोई प्लानिंग होती नहीं है, फंड जरूर आता है और ये फंड धरा का धरा रह जाता है। जब चुनाव बीत जाता है तो फंड लैप्स हो जाता है, वापस चला जाता है। अगर पहले से सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से ये तय कर लिया जाए कि फंड कहाँ लगाया जाना है, किस तरीके से पोलिंग बूथ पर व्यवस्था करनी है, कैसे वेबकास्टिंग होनी है, और कैसे सुरक्षा कर्मियों के लिए भी तमाम तरह की जो परेशानियाँ झेलते हैं उनके लिए सुविधा उत्पन्न करनी है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। इस चुनाव के दरमियान हम भी देखते हैं, आप भी देखते रहे, इतने दरमियान
कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, सबसे ज़्यादा जो मार झेलता है वो वोटर झेलता है, और इसीलिए वोटर्स की जो दूरी भी है पोलिंग बूथ से बढ़ती जा रही है। और इसको कम करने के लिए उम्मीदवार अपनी तरफ से सारे प्रयास करते हैं, लेकिन आयोग ने जो समय चुना है इस जो वोटिंग का, आप देखिए आज 1 जून है, जो सारा चुनाव हुआ मई के महीने में, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी। तो ऐसे रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के मौसम में अगर वोटर्स निकलते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं है। अनुराग, निश्चित तो तौर ये पे इंतजाम है आप जो जो पोलिंग बता परसेंटेज रहे गिराते थे हैं। कि मौत भी हो रही है। अभी बलिया से एक खबर आ रही है मेरे पास कि 3 पुलिसकर्मी बेहोश हो गए, एक बुजुर्ग की पोलिंग बूथ पर ही मौत हो गई। तो कुछ तो व्यवस्था करना चाहिए ना। अगर लोकतंत्र के महापर्व की हम बात करते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन इसको लेकर के सजग नहीं हो सकता है? जिलाधिकारी के ऊपर, चूँकि जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं जिलाधिकारी, उनको ये समझना चाहिए कि अरे ज़्यादा से ज़्यादा 100 बूथ होंगी, 200 बूथें होंगी, हर जगह कम से कम पेयजल की व्यवस्था तो की ही जा सकती है ना, कि लोग अपनी प्यास बुझा सकें। देखिए, चुनाव से पहले मीटिंग्स बहुत होती हैं, प्लानिंग बहुत होती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात है, तमाम तरह के दलीलें देते हैं कि हमारे पास मैन पावर नहीं था, या चुनाव के दरमियान सुरक्षाकर्मी किसी और वजह से उनकी डेथ हो रही है। लेकिन आप ये मान के चलिए, गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ही सारी दिक्कतें पेश आती हैं। और ये जो चुनाव का जो समय है उसको लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवालात उठाता रहा, लेकिन आयोग ने कुछ भी ऐसे प्रबंध नहीं किए हैं जिसके आधार पर कहा जा सके कि भाई सुरक्षाकर्मी जो वोटर्स हैं उनके लिए ऐसे इंतजामात किए गए ताकि वो आराम से सहूलियत से वोट कास्ट कर सकें। सुरक्षाकर्मी रात दिन एक करके कभी पूर्वांचल में वोट करा रहे हैं, कभी पश्चिम में करा रहे हैं, अवध में करा रहे हैं, यही जो मूव कर रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, तो उनके साथ भी तमाम तरह की जो हेल्थ इश्यूज। अनुराग, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे पूर्वांचल के बारे में। अभी जाइएगा मत, देश के बारे में हम लोग चलेंगे। पूर्वांचल में क्योंकि 2019 का जो परिणाम था, साफ तौर पर आपने देखा कि एनडीए के पास 11 सीटें थीं और बीएसपी के पास 2 सीटें थीं। बहुजन समाज पार्टी, जो उस समय समाजवादी पार्टी, और आरएलडी साथ में चुनाव लड़े थे। इस बार चूंकि राहुल और अखिलेश की जोड़ी है, चुनाव प्रचार किस कदर हुआ है यह आपसे हमसे छुपा नहीं है, तस्वीरें बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। क्या वाकई इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है, या जो एनडीए बोल रहा है कि इस बार 400 पार, यानी 7वें चरण के बाद अब 400 पार की जो 400 पार का जो नारा था वो साकार रूप में देखने को मिलेगा? देखिए, बीजेपी और एनडीए की बात कर लें, बहुत कॉन्फिडेंट है, और इसी कॉन्फिडेंस में उन्होंने 400 पार का नारा दिया था। मतलब उन्होंने ये बता दिया था कि विपक्ष हमारे सामने है ही नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन जिस तरीके से काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, हमने तमाम मंचों पे देखा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब भी मंच पे उतरते थे तो उनको भीड़ देखने के लिए जुटती थी, उनकी बात सुनने के लिए आती थी। तमाम जगह भगदड़ जैसा माहौल आ गया कि इंतजामात भी नाकाफ़ी साबित हुए प्रशासन के। तो ये साफ तस्वीरें बताती हैं कि इंडिया गठबंधन ने नब्ज तो थाम रखी है, लेकिन नब्ज जो पकड़ी है, क्या ये वोटर्स जाकर क्या उनके हक में वोट डालते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब 4 जून को मिलना है। ऐसे में माहौल तो पूरा तैयार है। पूर्वांचल में जो 13 सीटों पर जहां चुनाव हुआ है, वहां पर आप देखिए कि पोलिंग बूथ पे जिस तरीके से लोग जुटते हैं, वहां इंडिया गठबंधन की बात करते हैं और एनडीए की भी बात करते हैं। तो ऐसे में अभी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीत रहा है, लेकिन इतना जरूर तय है कि 13 में से जो ज़्यादातर सीटें हैं उस पर बीजेपी भारी पड़ रही है, लेकिन कहीं से भी इंडिया गठबंधन। पूर्वांचल की बात कर लिए, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला पंजाब में है। 13 लोकसभा सीटें हैं और सारी सीटों पर आज मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों पर एक तुलनात्मक मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। ममता बनर्जी की नाराजगी बिल्कुल साफ है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक है, अभी तक जाने की उन्होंने सहमति नहीं दी है। पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, वहाँ पर धुआंधार वोटिंग इस दौर में भी देखने को मिल रहा है। और पंजाब की जहाँ तक बात कर ली जाए तो इंडिया गठबंधन में दिल्ली में तो कांग्रेस साथ में है, दूसरे राज्यों में कांग्रेस ने सीटें शेयर की हैं, लेकिन पंजाब में बिल्कुल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जम करके कांटे की टक्कर है। एक दूसरे के ध्रुव विरोधी नज़र आ रहे हैं बयानों को लेकर के। ऐसे में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस टकराव का फ़ायदा ले पाएगी क्या वहाँ? देखिए, पंजाब की राजनीति और पश्चिम बंगाल की राजनीति बिल्कुल अलग तरह की राजनीति है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि पूरे देश में पोलिंग परसेंट डाउन होता है, डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंट बढ़ा है। तो पहली बात तो ये है कि ममता का जादू चल रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से वहाँ मैनेजमेंट कर रखा है उस तरीके से, क्योंकि उनकी सरकार है, तो पूरा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग बूथ पे वोटरों को जुटाया जा सके। और ये भी दिखाई देता कि वहाँ पर बीजेपी जिस तरह से हथकंडे अपना रही थी
क्या उन हथकंडों की वजह से जो ममता हैं कि अपनी तरफ वोट खींच पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब 4 जून को मिल ही जाएगा। लेकिन इसी तरीके से आप पंजाब चल के देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में जरूर है, लेकिन पिछली बार 2019 में सिर्फ एक लोकसभा की सीट वो जीत पाए थे, जो भगवंत मान थे। इसके अलावा बाकी जो सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी वो कांग्रेस थी, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया गठबंधन के ही 2 ध्रुव हैं। तो ऐसे में आप ये उम्मीद लगा के रखिए कि ये गठबंधन की जो गांठें हैं आपस में कहीं मिल रही हैं, कभी आपस में हट रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन की बातें तमाम थी, लेकिन फिर उन्होंने अकेले दम पे पूरा चुनाव लड़ा है। तो इंडिया गठबंधन का जोश है जो उन पार्टियों पर डिपेंड करता है, जो पार्टी अपने हितों में काम कर लेती है, अपने जो उम्मीदवार हैं उनके हिसाब से वहाँ पर नियम और कानून तय कर लेती है। तो ये सबसे बड़ी एक बात है कि किस तरीके से दिल्ली में हमने देखा कि दिल्ली में कांग्रेस जो थी वो आम आदमी पार्टी का प्रचार करती नजर आई, और पंजाब में जाके बिल्कुल उलट जाती है। तो इंडिया गठबंधन की जो आपस की जो गांठें हैं वो कहीं पे मैच करती हैं, कभी नहीं मैच करती हैं। चलिए, और इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भी उठाना पड़ेगा। चलिए, ये तो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल और निश्चित तौर पर पंजाब के मतदान पर टिकी हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से धुआंधार वोटिंग जारी है ये कुछ और ही संकेत करता है। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। आप बने रहिए, पैनी निगाहें बनाए रखिए। एक बार फिर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिरी जंग का किस तरह से लोकतंत्र के महापर्व में रंग देखने को मिल रहा है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इन्होंने भी मतदान किया है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनको भी आप मतदान करते हुए देख सकते हैं। ये गोरखनाथ कन्या विद्यालय में गोरखपुर में मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के चर्चित चेहरे, तमाम लोगों को आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये मतदान कर रहे हैं। चलिए, वाराणसी लोकसभा सीट अपने आप में काफ़ी अहम है, क्योंकि 2019 में जितना मत प्रतिशत रहा था उसके 63% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास जता करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, और इस बार इस मार्जिन को और बढ़ाने की तैयारी है। शैलेंद्र, सबसे पहले तो वहाँ का माहौल बनाइए, किन मुद्दों पर लोग मतदान कर रहे हैं और क्या रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि अजय राय जो पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं। जी शैलेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ आवाज अब मिल रही है सर। वहाँ का माहौल बताइए, क्योंकि अजय राय पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत को लेकर के हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, इसमें कोई सवाल खड़ा करने का औचित्य ही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी किस तरह का माहौल वहाँ देखने को मिल रहा है? देखिए, बताते चले जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे तीसरी मर्तबा जो है अपना नामांकन किया, यहाँ से प्रत्याशी बने हैं और प्रचंड बहुमत की बातें की जा रही है, प्रचंड जीत की बातें की जा रही है। यहाँ पे मत प्रतिशत की बातें की जा रही है कि जितने मत प्रतिशत रहेंगे उसमें सबसे अच्छी जो मत प्रतिशत रहेगा वो बीजेपी के फेवर में रहेगा। इस तरीके की तैयारियां की गई हैं। इसके साथ साथ बताते चले कि अजय राय जो है जिस तरीके से यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसके साथ साथ बूथों पे पहुंच रहे हैं, जाके सबसे मिल रहे हैं जाके, तो कहीं ना कहीं से अजय राय जो है लगातार 2014, 2019, 2024 ये लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे। इससे पहले अगर देखा जाए तो 2022 में विधानसभा का भी चुनाव उन्होंने लड़ा, तो उसमें भी उन्हें शिकस्त हासिल हुई। मगर जो तैयारियां जो है अगर देखा जाए अजय राय की तरफ से, तो अजय राय जो है काफी यहाँ पे एक अपना पूरा प्रयास जारी कर रहे हैं, लगातार सबसे संपर्क साध रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, जगह जगह समर्थन भी ले रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं से जीत के अंतराल को रोकना भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं से पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। इसका साथ अगर देखा जाए तो साथ जो है कांग्रेस के साथ जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता जो हैं वो भी एकजुट होकर लामबंद होकर चुनावी रण में जो है नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, पीएम नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए जो है ये पूरे प्रयासरत है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन का कितना असर पड़ेगा तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। मगर जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी की जा रही है, जुबानी जंग जो चल रही है, ग्राउंड जीरो पर क्या रियलिटी नजर आ रही है? दावा तो तमाम तरह का होता है, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 143 के नीचे रहने वाली है इंडिया गठबंधन, लेकिन इन दावों का औचित्य समझ में नहीं आता है ना। हकीकत भी तो देखना पड़ेगा। ग्राउंड जीरो पर हकीकत क्या है ये बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों में क्या सोच देखने को मिल रहा है?
देखिए जहाँ पे लोगों से बातें हो सकी, बातें होने पे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से जो है विकास का एक जो मॉडल जो था यहाँ पे वाराणसी में जो डेवलपमेंट जो हुए हैं, वो कहीं ना कहीं से एक तरीके से हावी रहे यहाँ पे पूरी तरीके से जो है अधिकांश मतदाता जो है इन मुद्दों के साथ आए यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर विपक्ष में देखा जाए तो जो मतदाता कुछ युवा वर्ग के थे, वो बेरोजगारी को लेकर थे यहाँ पे। उन्होंने इसके साथ साथ बेरोजगारी का एक अहम मुद्दा बनाया यहाँ पे। अग्निवीर जैसे मुद्दों पे भी यहाँ पे अपनी सहमति जताई यहाँ पे विपक्ष के तौर पे। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुतायत जो संख्या थी वो कहीं ना कहीं से सनातन को लेकर, राम मंदिर को लेकर, और इसके साथ साथ देश सुरक्षा 370 जैसे मुद्दे जो हैं ये भी यहाँ पे देखने को मिले। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर एक तरफा माहौल है, हालांकि अजय राय की ओर से प्रयास बहुत किया जा रहा है। चलिए आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन किसी मतदान केंद्र पर आप जाने की कोशिश कीजिएगा जिससे जनता से हम सीधे जान सकें कि आखिर किन मुद्दों पर वो मतदान कर रहे हैं। फिलहाल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि वाराणसी में भी तापमान कम नहीं है। लिहाजा मैं बार बार अपने संवाददाताओं से बोल रहा हूँ कि अपना ख्याल रखते हुए एक बेहतर कवरेज हम दर्शकों को पहुँचा सकें। कुल मिलाकर के चलिए शैलेंद्र, आपसे फिर मुलाकात होती है अगले बुलेटिन में, लेकिन तब तक के लिए आपको मैं शुक्रिया कहूँगा। आप किसी क्षेत्र में जाएं। 11 बजे तक का मत प्रतिशत 26.30। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 28.02%। यानी कुल मिलाकर के पिछले 6 चरणों का जो मत प्रतिशत रहा है उसी ट्रेंड पर मतदान आगे बढ़ रहा है। मैं मतदाताओं से फिर अपील करना चाहता हूँ कि वो घरों से निकलें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कुछ पेय पदार्थ अपने साथ लेकर के वो मतदान बूथों पर जाएं और जिस निश्चित तौर पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हर अपडेट लेकर हम आपके सामने आज दिन भर आते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।